पर्पस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? टू क्रिएट द सरप्लस और प्रॉफिट। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो दैट मींस वी वांट्स टू क्रिएट अ प्रॉफिट और अ सरप्लस, ये मतलब है ना। अगर हम कहते हैं कि हमें एक इनकम जनरेट हुई है फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो दैट मींस दैट एक्टिविटी हैज बीन डन फॉर द पर्पस ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट। सिंपल। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही पढ़ा बेटा। जीएनजी 2.0 सीरीज लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए सितंबर 2026 वाले बच्चों के लिए। बेटा जानदार और शानदार तरीके से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 1। सारे चैप्टर्स करने वाले हैं बेटा, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो बच्चों, रेडी हैं? चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 1 फोड़ देंगे बेटा एग्जाम में इस बारी, है ना। तो बेटा ये है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स को ये चैप्टर जस्टिफाई कर रहा है। तो आइए कुछ बातें करते हैं पहले बढ़िया सी। देखो बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट का नाम है, और अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट को तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको जस्टिफाई करके दिया जा रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, बच्चे पूछेंगे क्या सर इसका आगे वाले चैप्टर से कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर इस सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर दिया गया है कि ये मतलब होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्ड का। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई बड़े तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो दो टर्म हमें समझ आती है, एक है सर बिजनेस और एक है सर इकोनॉमिक्स, है ना बच्चों। अगर हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं तो हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि एक वर्ड बिजनेस है सर और एक वर्ड है इकोनॉमिक्स, है ना। बिजनेस तो समझ आता है अलग से थोड़ा थोड़ा, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा थोड़ा समझ आता है अलग से। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन गया? बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इतना सिंपल है बिजनेस और इकोनॉमिक्स, इतना नहीं है, थोड़ा सा और है अभी। तो बेटा बिजनेस का मतलब अलग अलग तरह के बिजनेस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। गुड्स के रिलेशन में भी हो सकता है, सर्विसेज के रिलेशन में भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो, एजुकेशन, हर चीज में बिजनेस देखने को मिल सकता है। तो बिजनेस आर ऑफ वेरियस काइंड्स। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? इकोनॉमिक्स के अंदर देयर आर वेरियस थ्योरीज, वेरियस थ्योरीज होती है बेटा। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स इससे पहले पढ़ा है वो समझ जाएंगे बड़ी जल्दी कि डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन एनालिसिस क्या होता है, कंज्यूमर एनालिसिस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में एज अ थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में एज अ थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हैं। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हुई है जनरल, राइट। और जब हम बिजनेस रन करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग हमारा मेन पर्पस होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करना हमारा मेन पर्पस होता है, राइट। तो होता क्या है कि बिजनेस के अंदर सर्टेन प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, सर्टेन प्रॉब्लम्स अराइज होती है बेटा। उन प्रॉब्लम्स को फेस जब हम करते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशंस चाहिए। तो उसके सॉल्यूशंस के लिए हमने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं, समझते हैं, अगर हम उन थ्योरीज को अपने बिजनेस में अप्लाई कर दें, ध्यान से समझना, आप काम की बात आ रही है भाई, कि इकोनॉमिक्स की इन थ्योरीज को अगर मैं अपने बिजनेस में अप्लाई कर दूं तो मेरे पास इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। क्या सर पहेलियां बूझ रहे हो? ठीक से बताओ। तो बेटा ठीक से सुन लो। जैसे मान लो मुझे पता लगाना है कि कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, है ना, कितना प्रोडक्शन करनी है भाई, कौन सी टेक्निक यूज करनी है प्रोडक्शन की, है ना, प्राइस कितना रखना है, मोटा मोटा बता रहा हूं अभी, प्राइस कितना रखना है, क्वांटिटी के बारे में मैंने बात कर ली आपसे ऑलरेडी, है कि नहीं, कौन कौन सी पॉलिसीज मेरे को यूज करनी है, कैसे मेरे को कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना है, कंज्यूमर बिहेवियर, है ना बेटा, सारी चीजें आएंगी अभी, डोंट वरी। तो ये सब चीजों की प्रॉब्लम्स मेरे को एक बिजनेस में फेस करनी पड़ती है, और भी होती है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बनाई हुई थ्योरीज को अपने बिजनेस में अप्लाई कर लेते हैं तो इनके सॉल्यूशंस मेरे को मिल जाते हैं, राइट। और इसी को ही तो हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या मतलब समझ आया बेटा? फिर से, यानी कि इकोनॉमिक्स की बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस, इकोनॉमिक्स के अंदर बनाए हुए थ्योरीज को जब हम अपने बिजनेस में प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हैं तो दैट बिकम्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। वही तो बन जाता है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स। और समझेंगे अभी, डोंट वरी, और जाएंगे इसकी डेप्थ में, उतरेंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलो, तो देखो सबसे पहले देखो चैप्टर के अंदर हम किस तरीके से चलेंगे, सीक्वेंस क्या रहेगा। पहले हम समझेंगे बिजनेस को अच्छे तरीके से, पता है हमें, लेकिन और समझेंगे अच्छे से। बिजनेस को अच्छे से समझेंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे अच्छे से, फिर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर बताएंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से होता क्या है। ठीक है कि नहीं? ये सीक्वेंस रहेगा बेटा। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट। एक बिजनेस का सिंपल मतलब क्या है? कोई भी आप इनपुट डालते हो एक बिजनेस में और उससे आपको क्या मिलता है? आउटपुट। किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात कर रहे हो तो आप रॉ मटेरियल डालते हो, फिनिश गुड मिलता है। सर्विसेज में भी होता है ना, मैं अपना इनपुट डाल रहा हूं, आपको आउटपुट आप तक पहुंच रहा है, राइट। तो कोई भी इनपुट डालना और उससे आउटपुट का मिलना इज कॉल्ड बिजनेस, सिंपल। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट, बेसिक मतलब बिजनेस का। फिर एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एटसेट्रा, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस। आप भी सोच सकते हो और 10, है ना।
इनपुट में क्या क्या हो सकता है, मैन लेबर, ये देखो कर रहा हूं ना भाई, लेबर, मटेरियल हो सकता है, मशीन्स हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकता है। इकोनॉमिस्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो यही तो होते हैं चार, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यही तो होते हैं, याद कर लो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है कि नहीं। इन चारों की प्राइसिंग के बारे में बता दूं यहीं पर ही, तो देख लो भाई, लैंड के लिए क्या जाता है, रेंट, ये फैक्टर प्राइसेस है। अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो फैक्टर प्राइसिंग क्या है वो बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। और लेबर के लिए जाते हैं बेटा वेजिस, है ना। कैपिटल पे जाता है बच्चों इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर क्या ले जाता है अपना प्रॉफिट। सिंपल सरल सी बात, राइट। अच्छा आउटपुट क्या होता है, देखो इनपुट की फॉर्म में तो ये सब होता है, ये सारी चीजें जिसको हमने क्लासिफाई कर दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। आउटपुट क्या क्या हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, गुड्स और सर्विसेज बेसिकली, और प्राइवेट गुड्स भी हो सकते हैं, पब्लिक गुड्स भी हो सकते हैं, मेरिट गुड्स भी हो सकते हैं, डीमेरिट भी हो सकते हैं, बताऊंगा अभी ड्यूरेबल वर्सेस नॉन ड्यूरेबल, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। मेरिट गुड्स वो होते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, एथिकल होते हैं, मॉरल होते हैं। डीमेरिट वो होते हैं जो सोशली गलत माने जाते हैं, हैबिट को खराब करने वाले, जैसे सिगरेट्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, डीमेरिट गुड्स माने जाते हैं, राइट। उसके अलावा ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चले, नॉन ड्यूरेबल यानी कि पेरिशेबल जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं बेटा, आउटपुट में, टाइप ऑफ गुड्स में, ठीक है जी, बात समझ आई। चलो ये तो हमने समझ लिया, आगे देखते हैं। नाउ पर्पस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, टू क्रिएट द सरप्लस और प्रॉफिट। जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो दैट मींस वी वांट्स टू क्रिएट अ प्रॉफिट और अ सरप्लस, यही मतलब है ना। अगर हम कहते हैं कि हमें एक इनकम जनरेट हुई है फ्रॉम अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो दैट मींस दैट एक्टिविटी हैज बीन डन फॉर द पर्पस ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट, सिंपल। फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है, सोशल बेनिफिट इज द एम। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनपीओज ही होंगी, बिजनेस के अंदर एक हमारी एनजीओज भी आती है, पर उनका पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्निंग तो है नहीं, उनका जो पर्पस है वो है सोशल बेनिफिट। तो दिस कैन ऑल्सो कम अंडर दिस, ठीक है जी। डिसीजंस क्या होते हैं एक बिजनेस में, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, व्हाट, व्हेन, फॉर हुम एंड व्हाई टू प्रोड्यूस, मैंने बात करी थी ना, ये सब डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं हमारे बिजनेस में, व्हाट, व्हेन एंड फॉर हुम एंड व्हाई टू प्रोड्यूस। फाइनेंस यूनिट्स के लिए क्या होगा भैया, फाइनेंस यूनिट्स क्या है, जिनको फंड्स अरेंज करने, पैसा अरेंज करना है, तो फाइनेंस यूनिट्स के लिए व्हेन टू रेज फंड्स, वेयर टू यूज देम इन मैच्योरिटी टर्म्स, पैसा कहां से अरेंज होगा। एक बिजनेस के अंदर फाइनेंस यूनिट होता है जो सारा कुछ डिसाइड करता है, पैसा कहां से लाना है, कितना अरेंज करना है, मैच्योरिटी कब आएगी, राइट। इकोनॉमिस्ट हेल्प इन एनालाइजिंग द रैशनली एंड ऑप्टिमलिटी ऑफ द चॉइसेस। तो बेटा इकोनॉमिक्स हेल्प करता है इन सब चीजों में डिसीजन लेने के लिए, किसकी जरूरत पड़ती है हमें, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स हेल्प टू टेक डिसीजन रैशनली एंड ऑप्टिमली, समझ आई बात। हमने बिजनेस के अंदर पढ़ा कि ये सब प्रॉब्लम्स आती है, डिसीजंस होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना। तो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट टू क्रिएट द वैल्यू, एंड इकोनॉमिस्ट हेल्प मेक द ऑप्टिमल डिसीजंस। दो बातें कनेक्ट हो रही है, देखना ध्यान से, क्या लिखा है भाई, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट टू क्रिएट द वैल्यू, और इकोनॉमिक्स क्या करती है, हेल्प्स टू मेक द ऑप्टिमल डिसीजंस, सिंपल। चलो नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, हमने बिजनेस समझा क्या होता है, लास्ट में उसको थोड़ा सा जोड़ भी दिया इकोनॉमिक्स से, है ना, कि इकोनॉमिक्स से हम ऑप्टिमल डिसीजन लेके बिजनेस में उन सॉल्यूशंस, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। अब हम अलग से पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स है क्या। नाउ क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो छोटी छोटी बातें बेटा कुछ कुछ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ग्रीक वर्ड है ओकिनोमिया, जहां से ये निकला है, जिसका मतलब क्या है, हाउस होल्ड, ठीक है। 19वीं सेंचुरी तक हम उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोलते थे। एक बुक थी एडम स्मिथ की जिसके अंदर इसको मेंशन करा गया था, वेल्थ ऑफ नेशन इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना भाई। एक छोटा सा सजेशन सब बच्चों के लिए, जितने भी चैप्टर 1 यूनिट 1 से भी स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट हो गया, देखो इकोनॉमिक्स का नाम, जहां जहां इकोनॉमिक्स के नाम मिले उनके रिलेटेड एक अलग से कॉपी बना लो, छोटी सी है, 3-4 पेज उसको डिवोट कर दो अपनी कॉपी के एंड में, समझ गए। वहां पर आप चैप्टर वाइज यूनिट वाइज इकोनॉमिक्स का नाम लिखो और उसका कंट्रीब्यूशन, जो भी उसकी डेफिनेशन दी है, कुछ भी दिया उसने, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज इकोनॉमिक्स के नाम और उनका जो काम है वो लिखते जाओ। अभी से आज से ही लिख लो, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा बेटा, समझिए मेरी बात को, और इसी बहाने आपको याद भी हो जाएंगे, एग्जाम में रिवीजन के लिए भी वही नोट्स आपको काम भी आएंगे, ठीक है ना। चलो फंडामेंटल क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, सबसे मेन बात क्या होती है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स रन ही किस वजह से चल रही है, किस कंसेप्ट पे चल रही है, कि ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड, कभी पूरी नहीं हो सकती भैया, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर रिलेटिवली स्केर्स, जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, कम है। दिस स्कैरसिटी लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इस स्कैरसिटी की वजह से ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है कि नहीं। क्या अराइज होती है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों, सिंपल सी बात है ना, ऐसे समझो उसको कि मान लो, बहुत छोटी सी बात है वैसे तो, कि दोस्तों के साथ प्लान बना घूमने का, बजट बना 50,000 रुपए का, 5 दोस्त थे, कितने थे आप लोग, 5 दोस्त थे, 5 दोस्तों ने प्लान बनाया घूमने का, 50,000 का बजट बना, है कि नहीं, ठीक है।
अब घर पे बात करी, पता लगा सबके घर वालों ने कर दिया मना, सबके घर वालों ने कहा भाई 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे, ऐसे तैसे कराओ। आपने कहा ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं, 2,000 + 2,000 + 2,000 ऐसे करके पांचों को मिले। अब क्या करें भैया, ये तो मिला के 10,000 बन रहे, बजट तो 50 का था। अब क्या हुआ भाई, शॉर्टेज हो गई फंड्स की, स्कैर्सिटी हो गई। अब आप क्या करोगे, जाना तो है भाई घूमने के लिए, लेकिन अब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स आने लग जाएंगे अलग अलग माइंड में कि यार जहां हम सोच रहे थे वहां नहीं जाते, अब हम कहां कहां जा सकते हैं इस बजट के अंदर, इस लिमिटेड रिसोर्स के अंदर हम कहां कहां पे जा सकते हैं। और हो सके तो हमें थोड़ा सा बोरो भी करना पड़े तो हम बोरो भी कर लेंगे, किसी से अगर थोड़ा बहुत बजट बढ़ाना हो तो थोड़ा बोरो भी कर सकते हैं। तो देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। तो क्या हो रहा है, जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं तो वी गॉट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स एंड देयर अराइजेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि अब हम कौन सा ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करें या किसको ना करें, ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाती है। तो ऐसा ही सेम हमारी गवर्नमेंट भी तो करती है कि भैया जैसे ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है तो ऑल्टरनेटिव्स डिफरेंट अवेलेबल हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाती है। अब वो सोचने लगते हैं भैया किसको अंदर कौन सी चॉइस यूज करी जाए, कौन सी ना करी जाए। राइट, गेटिंग द पॉइंट। तो ये फंडामेंटल फैक्ट है इकोनॉमिक्स का कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और स्कैर्सिटी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। सिंपल डेफिनेशन देखेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक स्टडीज हाउ स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स। इन अनलिमिटेड वांट्स को एलोकेट करने के लिए किस तरीके से हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं, मेन मतलब ये इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स की स्टडी का मेन मतलब ही क्या है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरीके से एलोकेट करें इकोनॉमी में। इट फोकसेस ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए भाई, एफिशिएंट यूज होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का। सिंपल। ब्रॉडर स्कोप ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करें तो नॉट जस्ट एलोकेशन, मतलब ये तो पुरानी स्टडी थी, ट्रेडिशनल जो चलती आ रही थी। लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से बात करें, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो मतलब सिर्फ एलोकेशन नहीं है रिसोर्सेज का, बट ऑल्सो ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। हमें ग्रोथ भी के ऊपर भी फोकस करना है, सिर्फ रिसोर्सेज को नहीं एलोकेट करना, जो भी इकोनॉमी में अभी तक चल रहा है उसको और कैसे एक्सपैंड करा जाए, इस बारे में भी सोचना है। राइट, तो जैसे कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, न्यू रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, डील्स विद इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। कोई रिसेशन आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, पेंडेमिक्स आ रहे हैं, तो उससे कैसे डील करना है, ये सब भी इकोनॉमिक्स की ही स्टडी का पार्ट है, अब पहले नहीं था। राइट जैसे देखो प्राइस में चेंज, इनकम इनइक्वालिटी, बिजनेस प्रॉफिट लॉसेस, ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात। चलो आगे देखते हैं। हाँ, पर्पस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स, किस लिए पढ़ा जाता है, क्या पर्पस है। सबसे पहले एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। अगर आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो क्या होता है, एक सोचने की क्षमता बढ़ती है, चीजों को देखने का नजरिया बदलता है कि नहीं। प्रोवाइड मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स फॉर डिसीजन मेकिंग। सही तरीके से एक बिजनेस में या जनरल फॉर्म में भी आप डिसीजन ले सकते हो। अगर कोई इकोनॉमिक्स को स्टडी करता है तो इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें हो रही है, जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही है, जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसको आप देख के समझ सकते हो और सही तरीके से डिसीजन ले सकते हो। राइट, हेल्प्स इन चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ऑप्शंस, क्योंकि आप उसके अंदर, याद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंसेप्ट, तो आप कैलकुलेट करोगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करने से क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करोगे। राइट, रिकॉग्नाइजेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये ध्यान में रखते हुए कि ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप तभी समझ सकते हो जब आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करोगे, है कि नहीं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर से अफेक्ट होती है, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करना और वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है इनसे, वो कैसे कर सकते हो। जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तभी तो कर सकते हो कि भैया पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से हैं, सोशल फैक्टर्स कौन से, इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से ये सब चीजें डेवलप होती है। राइट, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स एफिशिएंटली। ठीक है जी, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज करा जाए, ये बेसिक मतलब है इकोनॉमिक्स का। सिंपल सी बात है। चलो जी, अब आ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमने क्या पढ़ा, बिजनेस अलग पढ़ा, इकोनॉमिक्स को अलग पढ़ लिया। बिजनेस क्या होता है समझ लिया, इकोनॉमिक्स क्या होता है बढ़िया तरीके से समझ लिया। अब हमने करना है दोनों को इंटीग्रेट, समझे बढ़िया से। चलो देखो, थोड़ा सा मैंने जो बात करी थी स्टार्टिंग में कि अगर आपको पता लग जाए इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस क्या है, जो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उसका सॉल्यूशन कहाँ है, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की थ्योरीज में। उन इकोनॉमिक्स थ्योरीज को जब हम प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग द एनालिटिकल टूल्स एंड बाय अप्लाइंग द प्रॉपर लॉजिक। ऐसा नहीं कि जो है उठा के लगा दिया बस, हम टूल्स टेक्निक्स प्रॉपर यूज करते हैं, पर बेसिक वहीं से आता है इकोनॉमिक्स से। राइट, तो इकोनॉमिक्स की बेसिक थ्योरीज को उठा के जब हम अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो दैट बिकम्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिंपल सा मतलब ये है, ये याद रखना है, बाकी पढ़ते जाओ। देखो तो देखा डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। डिसीजन मेकिंग तो बहुत जरूरी है। कैसे लिए जरूरी है भैया, असेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड सक्सेस। अगर बिजनेस अच्छे डिसीजन लेगा तो ही लंबे समय तक सर्वाइवल कर पाएगा और सक्सेस कर पाएगा, है कि नहीं। इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस।
बिजनेस के पास भी तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, मैंने बताया ना, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक लगानी है, कितना प्रोड्यूस करना है, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना है, या किस तरह के कंज्यूमर को आप टारगेट कर रहे हो, ये सारे डिसीजन ही तो हैं, ऑल्टरनेटिव्स ही तो हैं, राइट। तो वो एक बिजनेस के पास भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, वहां पर डिसीजन मेकिंग की बहुत जरूरत है। फिर आता है रिक्वायर्स इवैल्यूएशन, रैशनल जजमेंट एंड चॉइस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके अंदर आपको रैशनल जजमेंट करना आना चाहिए, इवैल्यूएट करना आना चाहिए और चॉइस बनानी आनी चाहिए। सिलेक्ट करना है ना भैया, तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसको यूज करके कैसे सिलेक्ट करना है, गेटिंग द पॉइंट। तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, डिसीजन मेकिंग की। नाउ व्हाई चॉइस इज नेसेसरी, क्योंकि रिसोर्सेज देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट है, आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेट यूजेस। बिजनेस के अंदर भी ऐसे ही है भैया, बिजनेस के अंदर कौन सा अनलिमिटेड है, सारी चीजें लिमिटेड ही है, लेबर्स लिमिटेड है, लेबर आवर्स लिमिटेड है, पैसा आपके पास लगाया लिमिटेड है, सारी चीजें लिमिटेड ही है बिजनेस के अंदर भी। तो लिमिटेड चीजों को कैसे ऑप्टिमली यूज करके आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, तो एक बिजनेस के अंदर भी देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स एवरी टाइम, ठीक है ना। तो इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। मस्ट चूज मोर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव, है ना, जो ज्यादा एफिशिएंट है, रिजेक्ट द लेस एफिशिएंट। जो बढ़िया है भैया उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो खराब है उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो वहां पर भी हमें इवैल्यूएशन करना आना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं भैया जहां पर जरूरत पड़ेगी हमें, कौन कौन से बिजनेस डिसीजंस हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक हो सकता है जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, टैक्टिकल बिजनेस हो सकता है, यहाँ पे मीडियम टर्म होगा, या ऑपरेशनल हो सकता है जो डे टू डे। बिजनेस डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं, एक तो वो होगा जो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचोगे कि भाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है, लॉन्ग टर्म चीजें करनी है। एक होगा टेक्टिकल, टेक्टिकल में क्या आएगा, जो मीडियम टर्म, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय की बात भी नहीं करनी, छोटे समय की भी नहीं करनी, मीडियम टर्म। फिर एक होगा ऑपरेशनल, जो आप रेगुलर बेसिस के लिए करते हो, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए करते हो, राइट। सो दैट इज ऑपरेशनल। तो यानी ये तीन तरह के बेटा बिजनेस डिसीजंस है, तीनों तरह के याद रहेंगे, हैं। चलो आगे एग्जांपल देखते हैं, किस तरह के बिजनेस डिसीजंस हो सकते हैं, किस बिजनेस में एंटर करना है, किस में नहीं करना, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्शन की टेक्निक क्या होनी चाहिए, इनपुट्स कहां से लाओगे, कौन सा डिसीजन लोगे, मेक और बाय का बताता हूं, मेक और बाय, प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन क्या रहेगा आपका, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और सेगमेंटेशन कैसे होगी। ये मेक और बाय समझते हो, छोटा सा जो बीच में लिखा है, ये आगे जाके आप अपने सीए कोर्स में डिटेल में इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सपोज आपको एक प्रोडक्ट बनाना है ए, ठीक है, उसको बनाने के लिए दो कंपोनेंट यूज होते हैं, एक्स और वाई। दो कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल है दो, उसको मिला के ये ए फिनिश प्रोडक्ट बनता है। अब आपके पास चॉइस है कि ये जो एक्स कंपोनेंट है ये आप अपनी फैक्ट्री में ही बना सकते, बनाना तो असल में ये है, पर इसके लिए जो यूज होगा कंपोनेंट आप इसको भी अपनी फैक्ट्री में ही बना सकते हो, ऑप्शन है। तो इसके लिए आपकी कॉस्ट लगेगी 100 रुपीज की, ठीक है, या फिर यही कंपोनेंट आपको मार्केट में 60 रुपीज का अवेलेबल है, तो परचेस करके ले आओ, क्या क्यों 100 रुपए लगाने और टाइम लगाना है, गेटिंग द पॉइंट। तो मेक और बाय, या तो बनाओ या परचेस करो, डिसीजन लेना पड़ेगा भैया। अगर आप इसको परचेस कर लोगे, पहली बात तो पैसे बचेंगे, दूसरा टाइम भी तो बचेगा। जो समय और जो रिसोर्सेज इसको बनाने के लिए जाएंगे, उस समय और रिसोर्सेज को आप कहीं और यूटिलाइज करके कुछ और कर सकते हो, कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हो, राइट। तो पैसा भी बच गया, रिसोर्सेज भी बच गए। तो दिस इज कॉल्ड मेक और बाय डिसीजन। बात समझ आई। थोड़ा सा एग्जांपल ये आगे जाके आपके पास डिटेल न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके, ठीक है ना, आगे मतलब हायर में, जब आप फाउंडेशन पार करके आगे जाएंगे तब, ठीक है बेटा। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हो गए। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जब हम डिसीजन लेने की बात करते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि देखो बिजनेस एनवायरनमेंट, जो भी आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आसपास के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंपटीशन है, बहुत सारी फर्म्स हैं मार्केट में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, बहुत कुछ है जो रेगुलर बेसिस पर चेंज हो रहा है। कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, ईजी नहीं है, तो रेगुलर बेसिस पर कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही है, समझना भी मुश्किल है, और वैसे जो सब तो आप समझते हो चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि डिसीजन लेने में भी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि नहीं। और फ्यूचर में होने वाली चीजें आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, रिस्क भी होता है बिजनेस में, अनसर्टेनिटी भी होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आसपास की चीजें बिजनेस को अफेक्ट करती है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। तो इन चीजों की वजह से बिजनेस में डिसीजन लेना इजी नहीं होता बच्चों, समझ गए मेरी बात। तो यही हमारा चैलेंज है कि कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसमें रिस्क भी ऐड कर सकता हूं, ठीक है ना, रिस्क और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं होता डिसीजन लेना, देयर आर ऑलवेज अनसर्टेनिटीज और रिस्क इन द डिसीजंस, ठीक है जी। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, यहां पर एंट्री होती है अपनी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले दो कंफ्यूजन है बच्चों के लिए, वो माइंड में पहले क्लियर कर लो बहुत अच्छे से, सुन दे, ध्यान से समझते हैं। पहले शीट पे चलते हैं अलग से। देखो बेटा, एक मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई कि इकोनॉमिक्स को हम कह सकते हैं एक वाइडर टर्म है ना। समझेंगे इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर में, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। इसलिए इकोनॉमिक्स एक वाइडर टर्म है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है फिर, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या,
भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या लिखा कि ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये इसी इकोनॉमिक्स की अप्लाइड ब्रांच है। समझ गए मेरी बात? यानी ये कोई बहुत बड़ी सी चीज है और उसका एक छोटा सा पार्ट है। समझ गए? ये इसका कोई छोटा सा पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है। गेटिंग द पॉइंट? तो अब ये जो मैंने वर्ड लिखा है यहां पर, यहां से कंफ्यूजन आती है कि सर क्या, आप या बुक्स में देखेंगे लिखा हुआ तो आप इसको लिखेंगे कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या है मैं बता देता हूं। ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों है? क्योंकि ये फीचर है आपके सामने, इस वजह से है ना, इस फीचर की वजह से। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने क्या बोला, इज द अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द अप्लाइड इकोनॉमिक्स। पर क्या ये इसका दूसरा नाम है? नहीं, ये इसका दूसरा नाम नहीं है, ये इसका एक फीचर कह सकते हैं, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक नेचर है ना, कि भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक छोटा फॉर्म है, इसका मीनिंग है, कह सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग बोल सकते हैं कि इट इज एन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इसका दूसरा नाम नहीं है। दूसरा नाम जो है वो क्या है? वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। समझिए बच्चों, यही कंफ्यूजन है। जो बच्चे कहते हैं सर इसका दूसरा नाम अप्लाइड इकोनॉमिक्स है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, दो दो बातें बोली हुई है। नहीं बेटा, दोनों अलग अलग है। इसको लिखा जाएगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो इसका दूसरा नाम है। और अप्लाइड इकोनॉमिक्स इसका मीनिंग है। कैसे? नेचर वेचर छोड़ो, इसका मीनिंग है, क्योंकि ये इसी का अप्लाइड पार्ट है। इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके क्या बना देते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो उसका मीनिंग है ये, राइट? तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये इसका दूसरा नेम है। कंफ्यूज नहीं होता अब दोनों बातों में, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अब दोनों बातें अच्छे से माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द अदर नेम ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्हाई? बिकॉज इट इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ट्री है बहुत बड़ा, उसकी एक छोटी सी ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझ गए मेरी बात? चलो आते हैं वापस। तो देखो हमने क्या कहा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, तो अब एंट्री होती है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। हमने बिजनेस पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, बिजनेस इकोनॉमिक्स को यहां पर लेके आ रहे हैं। कैसे? ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बात क्लियर होगी? इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरीज विद द बिजनेस प्रैक्टिस, ये भी बता दिया भैया इकोनॉमिक्स के अंदर जो थ्योरीज है उनको बिजनेस में प्रैक्टिस में लेके आना, एक्चुअल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उनको अप्लाई करना। प्रोवाइड टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, सही तरीके से अगर डिसीजन लेना है तो टूल्स एंड टेक्निक्स कौन देगा? इकोनॉमिक्स देगा या बिजनेस इकोनॉमिक्स देगा, है ना? मतलब इकोनॉमिक्स देगा, उसको हम बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स। अप्लाइज कंसेप्ट लाइक डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, ये जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इसी को तो हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं, तो इन सबको अप्लाई करेगा। कंपटीशन टू द रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स, तो इट इज एसेंशियली अप्लाइड इकोनॉमिक्स। देखो दोनों बातें आ गई। अब अप्लाइड इकोनॉमिक्स इसका नाम नहीं है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स ही है ये। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, यानी उसका मीनिंग है। समझ गए? बात समझ आ गई भाई? तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर बनाए हुए इन सारी चीजों को यूज करते हैं, सो इट इज एसेंशियली अप्लाइड इकोनॉमिक्स, सिंपल। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? इसका दूसरा नाम है। तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्लियरली वो बताएगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा, इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शन समझते हो? ये आगे भी आएगा। वैसे डिसिप्लिन मतलब क्या है? दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरे एरियाज। अब जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को यूज करेगा तो सिर्फ इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, नहीं, और भी दूसरे डिसिप्लिन, इकोनॉमिक्स के अलावा भी और दूसरे एरियाज को भी टच करा है बिजनेस इकोनॉमिक्स ने। कैसे? लिंक्ड विद माइक्रो, मैक्रो, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और डिसीजन थ्योरीज, यूजफुल फॉर बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए यूजफुल है। तो ये तो चलो अलग बात है। ऊपर समझ आया कि भैया माइक्रो मैक्रो दोनों एरियाज कवर करता है, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, डिसीजन थ्योरी, इन सब को इंक्लूड कर रखा है, ठीक है ना? सबको इंक्लूड करता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ डेफिनेशन देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो क्या समझ आया? अगर बेसिक मीनिंग से बात करूं डेफिनेशन से, तो इकोनॉमिक एनालिसिस को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, इकोनॉमिक्स थ्योरीज को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लेके आना, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक द बिजनेस डिसीजंस। सिंपल, कि भैया इकोनॉमिक एनालिसिस को बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए यूज करना इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स, है कि नहीं? इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन द बेस्ट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उनके पास लिमिटेड, उनको बेस्ट यूटिलाइज करना इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बता चुका हूं, दूसरा नाम है, ठीक है ना? जोल डीन्स डेफिनेशन, आगे भाई एक और इकोनॉमिक्स का नाम लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है? इसके हिसाब से जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? इसने भी कोई अलग बात नहीं बोली, बस इसके वर्ड्स अलग थे और कुछ नहीं है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पता है क्या होता है? ये डेफिनेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि किसने दी डेफिनेशन। तो इसने क्या बोला? डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस पॉलिसीज,
बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करना। तो कोई नई बात तो बोली नहीं, बस वर्ड्स अलग हैं थोड़े से। और ये किसने बोली है? जॉल डीन्स ने, जो भी इसका नाम है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, बस पता होना चाहिए कौन है, ठीक है ना। नाउ नेचर क्या है? सबसे पहले इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बता दिया था मैंने। अप्लाइड सिलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, बेटा ये कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है जिनके आपको नाम बताए गए हैं, सिर्फ नाम बताए गए हैं। तो आई सजेस्ट कि आप सिर्फ इनके नाम की तरह इनको याद रखो। इनके मीनिंग में जाओगे तो इनके अलग मीनिंग्स है, जो आगे अपने प्रैक्टिकल जब आप पढ़ोगे हायर लेवल पे जब जाओगे तो ये सब कुछ आएगा। कुछ कुछ तो आपने पढ़े भी होंगे। तो दीज आर व्हाट, ये हम कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं जो यूज करी जाती है। एक बिजनेस में ये सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं जो यूज करी जाती है। लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन, कॉस्ट एनालिसिस, बता सकते हैं इसको हम, पर इसका कोई यूज नहीं आपके लिए, क्योंकि इनके मीनिंग आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है। आपके मॉड्यूल के अंदर सिर्फ नाम दिए गए तो नाम के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। दीज आर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आप ये समझ सकते हैं कि बिजनेस में यूज होने वाली ये टेक्निक्स है जिनके अंदर हम नंबर्स का या कैलकुलेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद कोर फोकस क्या है बेटा? द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स लाइज इन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। आपके पास मॉड्यूल में कई जगह पर वो माइक्रो यूज कर रहा है वर्ड की, माइक्रो कनेक्शन है बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ या मैक्रो का कनेक्शन है। पर मैं आपको बात बताता हूं, देखो यहां पे जो टर्म लिखी है, मेनली जो कंसर्न है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विद माइक्रो या बेसिकली कंसर्न्ड विद माइक्रो, ऐसे ऐसे करके वर्ड्स आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्रो का कोई लेना देना नहीं है। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स, ऐसे लैंग्वेज है आपके पास मॉड्यूल में, इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि आप ऐसे जनरल समझो कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, तो आप किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजंस लोगे? अपने बिजनेस को, अपने आसपास के बिजनेस को, अपने सप्लायर्स को, अपने कंज्यूमर्स को, वही आपके आसपास वाली मार्केट, राइट। तो ये माइक्रो तो हुआ। मैक्रो तो तब आएगा जब आप पूरी कंट्री की बात करोगे। क्या आप अपने बिजनेस में डिसीजन लेते समय पूरी कंट्री के हिसाब से बात करते हो? नहीं, मेनली अपने बिजनेस और अपने बिजनेस के आसपास के जुड़े हुए लोगों के हिसाब से बात करते हो, राइट। तो इसलिए हमने कहा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेनली कंसर्न विद माइक्रो। लेकिन मैक्रो लेवल पे अगर कुछ होता है तो उसका इफेक्ट भी तो बिजनेस में आता है कि नहीं आता? मान लो सरकार ने टैक्सेस चेंज कर दिए, या अभी वॉर का टाइम हो गया, या जब पैंडेमिक आया था, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कुछ होता है तो उसका भी इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स की भी स्टडी होनी चाहिए। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को अच्छे से एफिशिएंटली रन कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मेनली कंसर्न्ड विद माइक्रो है, ये बात याद रखना, समझ गए। पर मैक्रो के भी वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। नाउ क्या बोला? हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स लाइज इन माइक्रो, स्टडीज बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर एंड फर्म, अभी हमने बात करी, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट दोनों में, प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस ऑन एलोकेटिंग द स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, मेनली मैनेजर्स को इसी चीज में हेल्प मिलती है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। सिंपल, चलो ये पढ़ लिया। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो देखो बेटा, माइक्रो और मैक्रो, आगे दोनों के नाम। माइक्रो कैसे? स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट, कंज्यूमर्स एंड फर्म्स एंड देयर रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस। माइक्रो इसलिए क्योंकि हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, उनके रिसोर्स एलोकेशन के बारे में पढ़ते हैं, कंज्यूमर और फर्म्स के बारे में पढ़ते हैं सिर्फ, तो इसलिए ये एक माइक्रो का कंसेप्ट है। मैक्रो कैसे? स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की भी स्टडी होती है, एग्रीगेट लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकी भी स्टडी करी जाती है कि नहीं? मतलब ये भी इफेक्ट होते ही हैं बिजनेस में, इनका तो इफेक्ट पड़ता ही है ना। अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशन होगा या कुछ भी होगा, इनका इफेक्ट भी होगा, तो इनको हम स्टडी करते हैं। क्योंकि स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बारे में नॉलेज होगी तो ही आप बिजनेस में कुछ अच्छे से डिसीजंस ले पाओगे, राइट। चलो, फोकस ऑफ मैनेजरियल, फोकस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्राइमरली बेस्ड ऑन माइक्रो, आ गया, प्राइमरली बेस्ड ऑन, बेसिकली बेस्ड ऑन, मेनली इंटीग्रेटेड इन, तो ये सारे वर्ड्स आएंगे, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि मेनली इट इज कंसर्न विद माइक्रो, ठीक है। पर मैक्रो के वेरिएबल्स को भी इनकॉर्पोरेट करता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो प्राइमरली बेस्ड ऑन माइक्रो, फर्म लेवल डिसीजन लाइक प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, भैया फर्म का प्राइसिंग क्या है, कंज्यूमर, पर देखो आगे नहीं लाइन, ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बिकॉज फर्म ऑपरेट एट अ लार्जर इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर अगर कुछ चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट भी आपके बिजनेस पे देखने को मिलेगा भाई, समझ गए। चलो, इजी चैप्टर है वैसे तो, है कि नहीं। नाउ नेचर की बात करें अगर बिजनेस की, बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर क्या है? सबसे पहले एज अ साइंस की बात करें अगर, छोटी क्लासेस तक तो सबने साइंस पढ़ाई है ना। तो साइंस के अंदर क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना,
और क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और क्या होता है, सैंपल स्टडी होती है। पहले कोई भी फाइनलाइज करने से पहले चीज का एक एक्सपेरिमेंट सैंपल लेवल पे स्टडी करा जाता है, जब वो अप्रूव होता है तो ही हम उसको फाइनली करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, राइट। तो देखो साइंस कैसे, सिस्टमेटाइज नॉलेज यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, इंटीग्रेट इकोनॉमिक्स विद मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, ये भी सारे साइंटिफिक टर्म्स है। इसके अंदर मैं एक और टर्म अगर ऐड करूं जो मैंने बोला आपसे भी, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट समझते हो भाई क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट कैसे भाई, क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो ये कॉज है, ये उसका इफेक्ट है ना। तो साइंस में भी कॉज एंड इफेक्ट होता है। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो दो केमिकल्स मिलाते हैं, ये मिलाएंगे तो ये होगा, ये मिलाएंगे तो ये होगा, तो कॉज और इसका इफेक्ट। तो सेम हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी है कि कॉज और उसका इफेक्ट होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक साइंस है, क्योंकि साइंस की कुछ चीजें मैच होती है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर से, इसलिए। फिर हम कह सकते हैं बेस्ड माइक्रो, आगे भाई माइक्रो पे डिपेंड करता है, हेविली रिलाइज ऑन माइक्रो थ्योरीज फॉर डिसीजन मेकिंग एट द फॉर्म लेवल, कि मेनली भैया जो आपके आसपास के प्रोड्यूसर्स होंगे, मतलब कॉम्पिटिटर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, या जो आपकी फर्म है, इन्हीं के ऊपर ही डिसीजन डिपेंड करेगा। तो इट इज बेसिकली या बेस्ड ऑन माइक्रो, याद रखना है। इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो एनालिसिस, मैक्रो एनालिसिस को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझना जरूर। भाई देश में क्या चल रहा है, अगर आपको समझ रहे हो ना, जैसे वॉर का टाइम हुआ या पेंडेमिक आया तो इफेक्ट आया ना बिजनेस पे हमारे, तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अगर कुछ भी चलेगा तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे आएगा, इसलिए आपको उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एटलीस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक बिजनेस को कि मैक्रो लेवल पर क्या चल रहा है। तो कंसिडर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक प्राइस लेवल, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी आपको कंसिडर करना है, ठीक है कि नहीं है। फिर आता है एक आर्ट है कि नहीं है, हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इट इज एन आर्ट। कैसे, इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स टू अचीव द बेसिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट भी क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो सिमिलर वे में बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या टू अचीव द डिटरमाइंड गोल्स या प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स या प्री डिटरमाइंड गोल्स, है ना। तो सेम हमारे आर्ट में भी होता है, सेम बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी होता है। तो इस वजह से हम इसको एक आर्ट भी बोल सकते हैं, राइट। चलो अच्छा जी, यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। एक बिजनेस इकोनॉमिक्स में मार्केट की और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की थ्योरी यूज होती है, यानी अप्लाइज मार्केट थ्योरीज एंड रिसोर्स एलोकेशन इन अ प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम। हम मार्केट थ्योरीज अप्लाई करते हैं और रिसोर्सेज का एलोकेशन, ये सारी चीजें क्या है, एक मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह होती है। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मार्केट थ्योरीज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो इकोनॉमिक्स में बनाई गई है थ्योरीज उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और रिसोर्सेज का एलोकेशन भी कर रहे हैं प्राइवेट एंटरप्राइज लेवल पर। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की थ्योरी को भी हम यूज करते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है जी। प्रैग्मेटिक समझते हो, प्रैग्मेटिक मतलब क्या है, प्रैक्टिकल। इसको ऐसे याद रखना है कि वी आर नॉट कंसर्न्ड ओनली ऑन थ्योरी। अब हम थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल चीजें हैं कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, अब हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं उसको। अब हम प्राइस कम कर रहे हैं और देख रहे हैं डिमांड बढ़ती है कि नहीं, कम बढ़ती है, कम होती है कि नहीं होती, राइट। तो थ्योरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, तो इट इज अ रियल वर्ल्ड अप्रोच, इट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसका नेचर है सॉल्व द रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम अनलाइक द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज। जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज में होता है वैसा नहीं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी में, आपको बता चुका हूं कि दूसरे सब्जेक्ट, डिसिप्लिन मतलब दूसरे एरियाज या दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट करता है, उनको भी इंक्लूड करता है। तो इसलिए इसका एक नेचर है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को या एक ही एरिया की स्टडी है। जब आप बिजनेस रन करते हैं तो आपको बहुत सारे एरियाज कवर करने पड़ते हैं, राइट। ड्रॉस फ्रॉम मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब भी तो यूज होता है बिजनेस में। तो दीज आर व्हाट, दीज आर दी डिफरेंट डिसिप्लिन, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इनको भी हम इंक्लूड करते हैं, समझ गए। चलो, नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव समझ तो क्या होता है, जब हम इकोनॉमिक्स में एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन या व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए के लिए हम वर्ड यूज करते हैं या टर्म यूज करते हैं नॉर्मेटिव। तो क्या बोला बेटा, प्रिस्क्रिप्टिव एंड वैल्यू बेस्ड। ये समझते हैं प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डॉक्टर जैसे प्रिस्क्रिप्शन देता है तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या बोलता है कि आपको ये दवा लेनी चाहिए, इसको लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, ये मतलब है ना। प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का, तो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर मतलब कि प्रिस्क्राइब करा जाता है आपको ये लेना चाहिए। वैल्यू बेस्ड जजमेंट है, जो हो रहा है उसके बेसिस पर जजमेंट होती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। सजेस्ट व्हाट शुड बी डन फॉर ऑप्टिमल डिसीजन, क्या करना चाहिए। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें पॉजिटिव स्टेटमेंट की, वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करा जाता है कि क्या हुआ, फैक्ट बताया जाता है। और प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्रिस्क्राइब करा जाता है कि क्या करना चाहिए। तो वर्ड समझ आया, प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव। हाँ, तो नॉर्मेटिव इन नेचर है क्योंकि प्रिस्क्रिप्टिव है, वैल्यू बेस्ड जजमेंट है, सजेस्ट करता है कि क्या करना चाहिए फॉर ऑप्टिमल डिसीजंस, सिंपल।
कंबाइन, वैसे हमने जनरली कहा नॉर्मेटिव, पर एक बात बताओ, पहले आप पॉजिटिव स्टेटमेंट पढ़ोगे तभी तो बताओगे कि ये नॉर्मेटिव है, तो हम ये मान तो यही रहे हैं कि नॉर्मेटिव इन नेचर है, लेकिन पॉजिटिव की भी स्टडी है। समझो, आपने ये देखा कि एक बिजनेस आप रन कर रहे हो और आपने उसके अंदर देखा कि एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो आपको उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए वाली बात तो बाद में आई ना, पहले आपने एक स्टडी करी ना कि डिमांड बढ़ रही है, एक फैक्ट को पकड़ा कि डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए आप कह रहे हो कि मेरे को प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। तो पॉजिटिव के बेसिस पर ही नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आती है हमेशा। पहले कुछ पॉजिटिव होता है, यानी पहले कुछ फैक्ट पता लगता है हमें, उस फैक्ट के बेसिस पर हम एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये लिखा देखो, यूजेस द पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव दैट इज व्हाट इज वाला कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड व्हाट ऑट टू बी फॉर डिसीजन मेकिंग। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को यूज करके ही हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तक पहुंचते हैं। कहीं पे भी आप देखोगे तो पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, यानी फैक्ट को पकड़ोगे, उस फैक्ट के बेसिस पर आप नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दोगे। सिंपल। चलो, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ pragmatic interdisciplinary normative science that applies the microeconomics principles and macroeconomics insight to the real world business decision making. स्कोप क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का? टू ब्रॉड स्कोप है भैया, इंटरनल या ऑपरेशनल इश्यूज जो कि माइक्रो की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं, एक्सटर्नल यानी कि एनवायरमेंटल इश्यूज जो मैक्रो की हेल्प से सॉल्व होते हैं। भाई देखो, ऊपर तो हमने सारा समराइज कर दिया, पीछे फैक्टर्स पढ़े हमने, नेचर्स पढ़े सारे। ये क्या है? दो चीजें हमारे पास, इंटरनल इश्यूज है, एक बिजनेस के अंदर अंदर होने वाले इश्यूज विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, और कोई ऐसे हो सकते हैं जो एक्सटर्नल है, जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है ना। तो माइक्रो वाले जो होंगे, सॉरी, जो इंटरनल वाले होंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करके सॉल्व कर लेंगे, जो बिजनेस के बाहर है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से सॉल्व होंगे। देखते हैं कैसे। तो देखो भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंटरनल इश्यूज। सबसे पहले इंटरनल की बात करते हैं, जैसे कि डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग में, कि भैया डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की, क्या फोरकास्टिंग है, क्या होना चाहिए। तो कैसे होगा? कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करो, डिमांड डिटरमाइन करो, प्रेडिक्ट करो फ्यूचर डिमांड। तो हमने क्या करा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल यूज कर दिया। इंटरनल इशू था तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल यूज कर लिया। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस का इशू आ सकता है कि प्रोडक्शन कितनी है, कॉस्ट कितनी है, तो क्या करेंगे? इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप बनाओ, टेक्नोलॉजी देखो क्या लगा रहे हो, मिनिमाइज करो कॉस्ट को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। ये क्या हो रहा है? ये इश्यूज है जो हमें देखने को मिल रहे हैं माइक्रो लेवल पर या इंटरनल लेवल पर, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल लगा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजिंग रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड मिनिमाइज द कॉस्ट, एग्जांपल एबीसी एनालिसिस। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, अंडरस्टैंड द कंपटीशन, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस क्या क्या होंगी। राइट भाई देखो, इन्वेंट्री की दिक्कत आती है तो क्या करो? रॉ मटेरियल को मैनेज करो, वर्क इन प्रोग्रेस बनाओ प्रॉपर, फिनिश गुड से कॉस्ट को मिनिमाइज करो। और ये क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग पॉलिसीज में अगर प्रॉब्लम आती है तो अंडरस्टैंड करो कंपटीशन क्या चल रहा है, प्राइसेस चेक करो, डिफरेंट मार्केट्स में क्या है, डिफरेंट मार्केट कंडीशन में क्या क्या प्राइसेस रखे जा सकते हैं। राइट। रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स यूजिंग टूल्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग। रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि रिसोर्सेज कहां पर कितने एलोकेट होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो लीनियर प्रोग्रामिंग लगाओ। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम कॉस्ट को मिनिमाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज के एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ? ये इशू अराइज हुआ, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल लगा दिया हमने। राइट। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितनी कैपिटल और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, एलोकेटिंग कैपिटल एफिशिएंटली। इवेल्युएट करो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को, कितने कितने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है, किससे ज्यादा प्रॉफिट आएगा। मान लो आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं तो चेक करो किससे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। जिससे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, उससे कम जिससे प्रॉफिट आ रहा है उससे कम इन्वेस्टमेंट करो, जिसमें बिल्कुल प्रॉफिट आने के चांस नहीं है उसको छोड़ दो, या कम प्रॉफिट आ रहा है तो कम इन्वेस्टमेंट करो, बचा हुआ पैसा लगाओ उसमें। राइट। रैंकिंग करो, यानी कि गेटिंग द पॉइंट। फिर आता है प्रॉफिट एनालिसिस करना है, तो मेजरिंग एंड मैनेजिंग द प्रॉफिट्स अंडर अनसर्टेनिटी, चेक करो अनसर्टेनिटी में कितना प्रॉफिट हो सकता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी देखना है, तो मेकिंग डिसीजन कंसिडरिंग रिस्क एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। फ्यूचर प्रेडिक्शंस लगाओ, मेकिंग डिसीजन अंडर द रिस्क। मतलब भैया जब आप बिजनेस करते हो तो रिस्क और अनसर्टेनिटी तो हमेशा ही है ना, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रिपरेशन अपने बिजनेस में रखनी चाहिए कि जब भी कोई रिस्क या अनसर्टेनिटी होगी तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बना के चलना है। अदरवाइज देयर आर ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। किसी भी रिस्क और अनसर्टेनिटी को बीट करने वाला कोई 100% सॉल्यूशन तो हुआ ही नहीं आज तक। फिर भी बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल वे में हम क्या कर सकते हैं ये हमें निकालना आना चाहिए। राइट। चलो अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू एक्सटर्नल इश्यूज। देखते हैं, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स बियॉन्ड द फर्म कंट्रोल। जैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, बिजनेस साइकिल की क्या स्टेज चल रही है। बिजनेस साइकिल पता है ना क्या है, ये आपके पास डिटेल में आएगा, वैसे पूरा चैप्टर है इसके बारे में, थोड़ा सा बता देता हूं
कि पूरी इकोनॉमी में बिजनेसेस डाउन चल रहे हैं या बिजनेसेस, जैसे कहते हैं ना मार्केट लो चल रही है, मार्केट हाई चल रही है, मार्केट बढ़े चल रही है, मार्केट गिर रही है, तो दीज आर बिजनेस साइकिल्स के डिफरेंट स्टेजेस, है ना, एक्सपेंशन, पीक, ट्रफ, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब स्टेजेस होती हैं। आपके पास डिटेल चैप्टर आएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि इकोनॉमी में जो जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, बिजनेस साइकिल यानी कि जो बिजनेसेस अप्स एंड डाउन्स होते हैं पूरी इकोनॉमी में, उसकी स्टडी आ गई। फिर आगे नेशनल इनकम क्या चल रही है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्राइसेस क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या चल रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है, इंडस्ट्रियल, फिस्कल, ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल सेक्टर के और कैपिटल मार्केट रेगुलेशंस कौन कौन सी चल रही है हमारे पास, देन सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, कॉर्पोरेशंस, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा फर्म मस्ट अडॉप्ट द पॉलिसीज टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स। फर्म को क्या करना चाहिए, हमेशा पॉलिसीज बनानी चाहिए टू मिनिमाइज दीज एडवर्स इफेक्ट। फर्म को हमेशा ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि इनके फैक्टर्स को मिनिमाइज करा जा सके। इस जितने भी ये फैक्टर्स हमने ऊपर पढ़े मैक्रो लेवल पर अफेक्ट करने वाले, इनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को मिनिमाइज करा जा सके, ठीक है जी, बात समझ आई। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स covers internal operational issues, micro like demand, cost, pricing and external environment issues like economic policies and business cycles, ठीक है जी भाई। मतलब एक फर्म के पास दोनों तरीके के लिए मेजर्स हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा, इंटरनल ऑपरेशनल इश्यूज जो कि माइक्रो के हेल्प से सॉल्व होंगे, लाइक डिमांड, कॉस्ट, प्राइसिंग, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बिजनेस साइकिल्स, ये वाली चीजें, और इनको बिजनेस के ऊपर कैसे अफेक्ट होता है इनके ऊपर, ठीक है, बात समझ आ गई भाई। चलो ठीक है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं और एक फर्म को पॉलिसीज अडॉप्ट करते रहना चाहिए कि देखो इन फैक्टर्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकता बिजनेस, बात समझ रहे हो, इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन इनको मिनिमाइज करा जा सकता है। इनके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक फर्म को कोई ना कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। समझ गए बात को। चलो तो हाँ जी बच्चों, अब देखते हैं डिफरेंस फटाफट से, इकोनॉमिक्स और बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स, दोनों बातें अलग अलग पढ़ ली, समझ आ गई क्या होता है भाई इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है ना, अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, ये आपके बुक का मॉड्यूल का ही जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। मीनिंग देखते हैं सबसे पहले भाई, वर्ड पे ध्यान देंगे, इट इन्वॉल्व्स द फ्रेमिंग, यहां पर हम बात करते हैं फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, है ना। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फ्रेम करा जाता है, बनाया जाता है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर बात करें, इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन, यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करा जाता है बिजनेस में। करेक्टर की बात करें, इट इज अ माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, दोनों के दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक ही है करेक्टर में, सिर्फ बार बार बताया मैंने, है ना, मेनली कंसर्न किससे, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो से, याद रहेगा। चलो मेन टास्क है द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटीज, दोनों की, इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटीज, दोनों की नीड्स को फुलफिल करने के हिसाब से बात करी जाती है इकोनॉमिक्स में। और वहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या बात होती है, एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी। जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स लगाओगे तो अपना जो भी बिजनेस है उसी के अंदर तो यूज करोगे, नॉट इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी के हिसाब से बात होती है, राइट। उसके बाद बात करें अगर नेचर की, तो इट इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव इन नेचर, ठीक है बेटा। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वेट करेंगे एक सेकेंड, टेक्निकल ग्लिचे आ जाते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। तो नेचर के अंदर अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो बेटा पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव दोनों होता है, हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव भी होता है और नॉर्मेटिव भी होता है। वहीं अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो ओनली नॉर्मेटिव, हालांकि हमने ये भी पढ़ा था कि पॉजिटिव के ऊपर बेस्ड होता है, पर मेनली नेचर तो नॉर्मेटिव ही है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप हमेशा क्या बात करोगे कि क्या करना चाहिए, राइट। उसके बाद बात करें स्कोप की, तो इसका वाइडर स्कोप है, मैंने बताया ना इकोनॉमिक्स एक ट्री है, उसकी एक ब्रांच जो है वो क्या है हमारे पास, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऐसे याद रहेगा, ठीक है ना। तो जो हमारा इकोनॉमिक्स है वाइडर इन स्कोप है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंपैरेटिवली नैरो स्कोप है, कम स्कोप है, छोटा स्कोप है, ठीक है ना। ब्रांचेस की बात करें तो इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ अप्लाइड ब्रांच, देखो जी इकोनॉमिक्स की जो अप्लाइड ब्रांच है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसी लाइन को दोबारा लिखा हुआ है ना। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये एक अप्लाइड ब्रांच है इकोनॉमिक्स की अप्लाइड ब्रांच है। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ गए ना, कि ये इसकी अप्लाइड ब्रांच है या ये इसकी अप्लाइड ब्रांच है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, इकोनॉमिक्स एक वाइडर थिंग है और उसकी अप्लाइड ब्रांच जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। दोनों स्टेटमेंट समझ आ रही है, ठीक है। चलो और देखते हैं आगे, ये किससे कंसर्न्ड है हमारा इकोनॉमिक्स, ये बेटा इकोनॉमिक्स वाला है ना, दिस इज इकोनॉमिक्स, या फिर से लिख देते हैं एक बारी, और ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न्ड है, ऑल द थ्योरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी थ्योरीज आती है इकोनॉमिक्स में। बिजनेस इकोनॉमिक्स में इट इज कंसर्न्ड विद ओनली प्रॉफिट थ्योरी इग्नोरिंग द अदर थ्योरीज। भैया बिजनेस को तो प्रॉफिट से मतलब है, अगर आप बिजनेस में कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हो तो अल्टीमेट एम क्या है, प्रॉफिट, राइट।
फिर एनालिसिस की बात करें, इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ से रिलेटेड बात होगी, इन्फ्लेशन से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में। यहां पर इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ माइक्रो लेवल इश्यूज, डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट, क्योंकि एक बिजनेस को अपने बिजनेस की जो डिमांड है, जो सप्लाई है, जो प्रॉफिट है, उन्हीं चीजों से मतलब है, राइट। लेकिन जब हम नॉर्मली इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें मैक्रो लेवल की चीजें ज्यादा होती हैं, राइट। कंसंट्रेशन, इट कंसंट्रेट्स ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम, किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है सिर्फ। यहां पर बात करें, यहां पर दोनों इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम, सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी कंसिडर किया जाता है, जो भी इकोनॉमिक्स थ्योरीज में आता है जिसको हम बिजनेस में यूज कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर हमने बात करी थी ना बेटा, दूसरे डिसिप्लिन भी आते हैं, इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट तो ले ही रहे थे, नॉन इकोनॉमिक मतलब याद है, दूसरे इश्यूज, दूसरे डिसिप्लिन, इंटर डिसिप्लिनरी होता है, याद है, तो इसलिए नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी आते हैं। वैलिडिटी की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस और सम एजम्पशंस बिकम इनवैलिड व्हेन अप्लाइड। बहुत सारे एजम्पशन ऐसी है कि इकोनॉमिक्स में एज एजम्पशन पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकली जब अप्लाई करने की बारी आती है तो काम नहीं आते, वो फेल हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एजम्पशंस हैं जो इनवैलिड हो जाते हैं जब उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये था चैप्टर 1 का यूनिट नंबर 1। आई होप सब बच्चों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा, जानदार, शानदार और जबरदस्त। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।